और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कोल के बारे में। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेट्रोलियम के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं बोर्ड की तरफ, लेकिन एक छोटे से इंट्रो के साथ। और अगर इंट्रो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आ चुके हैं हम बोर्ड के पास। आज हम लोग पेट्रोलियम के बारे में समझने वाले थे, लेकिन पेट्रोलियम क्या है वो समझने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है, मतलब बनता कैसे है। लेकिन पेट्रोलियम शब्द कैसे बना उसके बारे में भी आपको पहले मैं बताना चाहूँगा। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है हमारा पेट्रा। पेट्रा शब्द आपने कहीं हॉलीवुड की फिल्म में नाम के रूप में सुना होगा। और दूसरा है ओलियम। तो पेट्रा और ओलियम ये दो शब्दों से पेट्रोलियम बना है। अब मैं इन दोनों का अर्थ बता दूं। ये जो पेट्रा है इसका मतलब है रॉक, मतलब पत्थर, और इसका मतलब है ऑयल। तो इसका मतलब क्या बनता है? रॉक ऑयल। लेकिन इस पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल नहीं है। इसका मतलब है ऐसा ऑयल जो कि रॉक के नीचे से या फिर रॉक के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ये धरती के नीचे में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है, एक तरह से अगर आप इंग्लिश में देखें तो रॉक ऑयल, लेकिन ऐसे पेट्रोलियम। ये हम समझ गए कि ये नाम कैसे बना है, लेकिन अब इसकी एग्जिस्टेंस को हमें समझना है। अब हम समझेंगे कि ये फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे। तो ये पेट्रोलियम जो है ये धरती के नीचे बना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोलियम है ये उन्हीं एरियाज पे बनते हैं, या तो मिलियंस ऑफ ईयर पहले वहाँ पे ओशियन होगा, उस जगह पे मिलेगा पेट्रोलियम, या फिर ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे ओशियन अभी है। तो दो जगह पे मिलता है ये। अब ज़्यादातर तो ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये, क्योंकि इसमें डेड मैटर के द्वारा ये पेट्रोलियम हमारा बनता है। मतलब ये हम अगर कोई ह्यूमन को धरती में गाड़ दिया जाए तो वो भी करोड़ों सालों के बाद जाके मैं भी पेट्रोलियम में ही कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब कैसे मैं आपको बता दूं। ये समुद्र में बनता है, समुद्र में ही हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी बड़ा जानवर, कोई भी छोटा जानवर जब मर जाता है और वो तो ओशियन फ्लोर पे आ जाता है एकदम। अगर ये ओशियन लेवल है तो इसका भी तो एक फ्लो होगा ना, एक सरफेस होगा ना कि हाँ इतनी ही दूरी में ये रहेगा। तो जब एकदम यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ये डिकम्पोज होने लगता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। लेकिन डिकम्पोजर्स जो है वो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो अच्छे से डिकम्पोज कर पाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में समुद्र में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। इनके लिए तो लगभग जीरो जितना ही ऑक्सीजन होता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट या फिर डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इन डेड मैटर्स को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, सड़ा गला छोड़ देते हैं। इस डेड मैटर को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो जो क्या होता है कि ये समुद्र का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अलग अलग कोई भी कारण हो सकता है, या तो अर्थक्वेक के कारण ये जो हमारा सरफेस है ये बहुत ऊंचा हो गया है, या फिर डस्ट के कारण, मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे कण आके यहाँ पे जमते या इतना ऊंचा आ गए हैं या फिर पूरा ही समुद्र को खत्म कर दिए। तो यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमते ये जो हमारा डेड मैटर है ये इन रॉक्स से कवर हो जाता है। और ये जो रॉक्स हैं ये इतना हीट और प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं इस डेड मैटर पे, या फिर इतना अत्याचार करते हैं कि ये जो ये जो डेड मैटर है ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक डार्क
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क गैसी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उसका वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। लेकिन अब मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ पे बना था? ऑयल वेल मतलब ऐसा जगह जहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा हो। सोचिए सोचिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप और रखिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टैब्स भी खोल सकते हैं साथ में। 1 2 3। नहीं पता? मैं बताता हूँ। ये बना था पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए का एक जगह है, एक गांव है, और ये खोज हुआ था 1859 में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि इसी के 8 साल बाद इंडिया में, असम के एक छोटे से गांव में, माकुम में, हम लोग को भी ऑयल वेल मिला था, जो कि इंडिया का सबसे पहला था। और 59 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 67, मतलब 1867 में इंडिया में सबसे पहला ऑयल वेल खोजा गया था, जो कि असम का था। अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपकी मर्जी है कि आपको याद रखना है कि नहीं। अब हम लोग आएंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के टॉपिक पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है और इसको जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले फटाक से एक कॉलम ले आते हैं यहाँ पे, जो कि आपको लिस्ट देगा और बहुत अच्छे से भी समझाएगा। तो ये देखिए हमारा कॉलम आ गया है। अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मतलब साइड में तो नहीं आने वाला है लिखा हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर ना नजर रखते हुए मैंने जो फ्यूचर के लिए लिखा है, तो जो चीज़ है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताने वाला था पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में, मतलब पेट्रोल रिफाइन कैसे होता है उसके बारे में। वैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो होती है, यही ये प्रोसेस का ही नाम है, मतलब पेट्रोल रिफाइन हो रहा है, पेट्रोल रिफाइनिंग प्रोसेस का नाम है। लेकिन उसको गर्म करने से, पेट्रोल को गर्म, एक्चुअली रिफाइनिंग कैसे होती है, मतलब मैं आपको बता दूँ पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ होता है। पेट्रोल रिफाइन होता है पेट्रोल रिफाइनरी में, लेकिन पेट्रोल रिफाइनरी में एक बड़ा सा कॉलम होता है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम तो अब क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम करता है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड को गर्म करने से अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वही चीज़ पेट्रोलियम के साथ होता है हमारे, जो कि बहुत ही गलत है। अगर वो जिंदा होता तो उससे बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे भी और बहुत कम टेम्परेचर पे भी इन सबको, इसको हीट करने से ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, इसको गर्म करने से ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। और रिफाइनरी में यही सब चीज़ें तो बनती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से फ्रैक्शनल कॉलम में। अब फ्रैक्शनल कॉलम ये काम कैसे करता है उसके बारे में, तो आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे होंगे। इस फोटो में बड़ा सा बॉटल जैसा बना हुआ है, और साइड से आपके पेट्रोलियम यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, वहाँ से पेट्रोलियम आ रहा है और इस कॉलम में भरा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं और वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर को। और यहाँ पे आपको अलग अलग डिग्री भी दिए हुए होंगे, वो इसलिए दिए हैं ये बताने के लिए कि पेट्रोलियम जो है वो इस टेम्परेचर पे अगर गर्म करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है। मतलब एक तरह से पेट्रोलियम को छान छान के हल्की और भारी से भारी चीज़ को अलग कर देते हैं। तो ऐसा होता है पेट्रोल रिफाइनिंग के प्रोसेस में, और ये सब चीज़ें लास्ट में निकल के आती हैं, जो कि हमारा एलपीजी, नेफ्थे, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ऑयल और रिसाइड। अब इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एलपीजी का फुल फॉर्म ये तो बहुत कुछ जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्यों?
अब मैं आपको वापस से वो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में एक पाइप है, उस पर लिखा हुआ है LPG, और ठंडा यहाँ पे दिखा रहा है। टेम्परेचर का जो कलर है उस हिसाब से यहाँ सबसे ऊपर में ठंडा दिखा रहा है, जो कि 20 to 70 डिग्री सेल्सियस बता रहा है FF से भी कम। क्योंकि पेट्रोलियम, क्योंकि मान लीजिए कि पानी में मैंने नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, अब मैं गर्म कर रहा हूँ पानी को, तो जो हल्की चीज़ है वो तो उड़ जा रही है ना, जो भाप है वो उड़ जा रहा है क्योंकि वो हल्का है। तो वैसे ही पेट्रोलियम के साथ भी होता है, जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाती है, जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है। तो मतलब मान ली तो ये जो सबसे नीचे में ये सबसे भारी है सब्सटेंस पेट्रोलियम की तरफ प्रोड्यूस हुआ हुआ, और ये सबसे हल्का है। और जो चीज़ पेट्रोलियम के द्वारा जितनी मतलब अगर पेट्रोलियम में प्रोड्यूस किया, जो चीज़ जितनी हल्की होगी उसका उतना ज़्यादा प्राइस होगा। इन सारी चीज़ों में LPG का सबसे ज़्यादा दाम है क्योंकि सबसे हल्का है, और इसका सबसे कम दाम है क्योंकि सबसे भारी है। अब इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जब पेट्रोलियम ऊपर में आता है तो पहले तो ये गैस होता है गर्मी के कारण, मतलब गर्मी के कारण ये पेट्रोलियम में से ये भाप निकलता है, लेकिन ऊपर में जाके ठंडा हो जाता है। ये ठंडा होता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि पूरे में उतनी गर्मी नहीं पहुंच पा रही होती है। तो यहाँ पे ये जो LPG है वो लिक्विड में खर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इससे जो ये जो लिखा हुआ है ये पर्पस है या फिर यूजेज आप समझ सकते हैं कि हाँ ये सब यूजेज है इन सब के। तो LPG का है होम एंड इंडस्ट्री यूजेज, मतलब ये या तो घर के पर्पस के काम में आ सकता है, जैसे कि कुकिंग में ये LPG काम होता है, और इंडस्ट्रीज में होता है। अगर हमारा नेफ्थे, अब नेफ्थे कैसे इस्तेमाल होता है, ये ड्राई क्लीनिंग के पर्पस में इस्तेमाल होता है, या फिर कोई भी क्लीनिंग के पर्पस के इस्तेमाल में ये आता है। जैसे कि डिटर्जेंट भी बनाने के काम में ये आता है, ये ड्रग्स बनाने के भी काम में आता है। ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, पहला मेडिसिन के रूप में, और दूसरा बुरे यूज में, जो कि आप सब जानते हैं। और यही मेरा कहना था कि जो नेफ्थे होता है वो गुड पर्पस के काम में आता है, मेडिसिन बनाने के काम में। अब इसका भी यूज़ हम समझ गए हैं, केमिकल्स बनाने के भी यूज़ में आता है ये नेफ्थे। अब है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि ये लाइट मोटर यूज़ के काम में आता है, मतलब ऐसे व्हीकल्स या फिर ऐसे डिवाइसेस इसमें सिर्फ 4 पहिए हों, उन मोटर्स में बेसिकली पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और ये पेट्रोल ड्राई क्लीनिंग के भी काम में आते हैं। और वैसे ये जेट, वैसे अब हम केरोसिन पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जेट फ्यूल, मतलब जो फाइटर प्लेन जो होते हैं उनको हम जेट भी कहते हैं, तो उसके काम में आता है केरोसिन। और घर के यूज़ में भी आता है, पुराने ज़माने में तो आता ही था, आपको पता ही है। लेकिन ये जो पेट्रोल है ये भी जेट फ्यूल्स के काम में आता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कि मैंने आपको बताया जो चीज़ जितनी हल्की होगी पेट्रोलियम के द्वारा प्रोड्यूस हुए ऑक्टेन लिस्ट में, जो चीज़ जितनी हल्की होगी वो उतनी ही वैल्यूएबल होगी, उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा। और पेट्रोलियम ऊपर है, केरोसिन नीचे है, तो मतलब केरोसिन का दाम कम होगा, तो इसलिए केरोसिन को इस्तेमाल किया जाता है जेट फ्यूल्स में गवर्नमेंट के द्वारा। अब है हमारा डीजल मतलब ये ऐसे व्हीकल्स में इस्तेमाल होगा जो कि 4 पहिए से 4 व्हील से ज़्यादा वाले जितने व्हीकल्स होते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप पहले कभी भी न्यूज़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा पेट्रोलियम का ज़्यादा है वैल्यू और डीजल का कम है, तो यही वो कारण है क्योंकि डीजल नीचे है, पेट्रोलियम ऊपर है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के भी काम में आती है, मतलब ये जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। अब है हमारा ऑयल जो है पेट्रोलियम से ना ऐसे इसमें 4 और मतलब यहाँ पे ना 4 और ऐड किए जा सकते हैं, मतलब कितने टोटल 1 2 3 4 5, हाँ 5, तो 5 में 4 और ऐड किए जा सकते हैं जो कि हो जाएंगे 9, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 ही रखे हैं। अब
कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑयल है, पेट्रोलियम के द्वारा दो तरह के ऑयल प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक होता है फ्यूल ऑयल और एक होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब आप ये समझ लीजिए कि ये ऑयल को हटा दीजिए और दिमाग में ले आ दीजिए फ्यूल ऑयल, और ये ले आ दीजिए लुब्रिकेटिंग ऑयल, अलग से कॉलम यहाँ पे बना लीजिए। और फ्यूल ऑयल का काम है कि शिप्स में जो भी ऑयल का इस्तेमाल होता है वो इसी फ्यूल ऑयल का होता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा है, फिर मेरा वीडियो देखा है फ्रिक्शन चैप्टर का, तो उसमें आपने लुब्रिकेशन के बारे में समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो मैं बता देता हूँ। लुब्रिकेशन वो शब्द है, या फिर इससे जो लुब्रिकेशन होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के कारण। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है। तो ये जैसे कि ग्रीस हो गया, ये पेट्रोलियम से ही प्रोड्यूस होता है। और ऑयल में दो अलग तरीके के ऑयल थे, उनको हमने समझा दिया है। अब लास्ट में रिसाइड। अब ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है बिटुमीन, बिटुमीन आपने नाम सुना होगा, बिटुमीन। और दूसरा होता है हमारा क्या आपको पता है, बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ। तो जो दूसरा होता है वो होता है पैराफाइन वैक्स। यहाँ पे कैंडल दिया हुआ है क्योंकि कैंडल जो होता है वो वैक्स से बनता है। तो यहाँ पे जो रिसाइड होता है वो दो तरीके से होते हैं, पहला बिटुमीन और दूसरा होता है पैराफाइन वैक्स। तो रोड के पर्पस में, यानी पेंट के पर्पस में जो इस्तेमाल आता है वो होता है हमारा बिटुमीन, जो कि सबसे हैवी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम से वो बिटुमीन है। और उससे थोड़ा लाइट में आ जाए तो वो है पैराफाइन वैक्स। और पैराफाइन वैक्स का इस्तेमाल होता है कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, और भी दूसरी चीज़ों को बनाने में। अब हम पेट्रोल रिफाइनिंग के बारे में समझ गए हैं, फ्रैक्शन कॉलम का कैसे इस्तेमाल होता है इसमें वो भी समझ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्स्ट्रा फैक्ट में कि जो पेट्रोलियम में है या फिर जो भी कोल है, ये चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये सब जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड मात्रा में है। अगर इसका लगातार इस्तेमाल करते रहें तो ये खत्म हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है, जो भी अलग फॉसिल फ्यूल्स हैं, बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि ये खत्म हो जाएंगे कम से कम 1 सेंचुरी में, मतलब 100 सालों में के बाद। अगर हम जीवित रहेंगे या फिर हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नहीं बच पाएंगे। तो इनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस करूँगा। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है। फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 1 सेंचुरी में ख़त्म हो सकता है, साइंटिस्टों ने बताया है, अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें तो। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वेज है, मतलब पेट्रोलियम आपके पास आ चुका है, बस आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है लेकिन आपको उसे अच्छे से यूज़ करना है। पेट्रोल मिल रहा है, उसको अच्छे से यूज़ करना है। मतलब जैसे कि अगर आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है, 4 पहिए वाली है, तो आप कहीं भी ट्रैफिक लाइट में रुकते हैं तो आप अपना गाड़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि उस समय भी अगर आप अपनी गाड़ी को नहीं बंद करते हैं तो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो छोटा बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो पेट्रोल आपने इस्तेमाल किया वो आप हर ट्रैफिक लाइट के जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। वही थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पेट्रोल पंप पे जाना होगा पेट्रोल भरवाने के लिए। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल भरवाइए ही नहीं, लेकिन मतलब कोशिश जैसे बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे बचाना चाहिए।
मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दें, पंखा ऑफ कर दें, ऐसे ऐसे जो बताए जाते हैं उन सबको फॉलो कीजिए, ताकि कम से कम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की नौबत है और ये सब कंजर्व रह सके हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। अब ये हो गया हमारा क्लियर कंजर्वेशन। अब मैं आपको बता दूं कि इन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं। हीट के कारण इसको जलाने से ही हम इसे यूज़ कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे हार्मफुल हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए या फिर हमारे लिए। तो मैं आपको 3 पॉइंट लिख देता हूँ। तो ये 3 हमारे पॉइंट्स थे जिससे एटमॉस्फेयर पे या फिर हम पे ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हम पे इफेक्ट करती है। पहला है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन हाउस एक ऐसा लेयर है जो कि लगभग कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और भी दूसरे गैसेस से बने हुए हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इन सब से बना हुआ है। लेकिन सबसे मेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन सब को बर्न करने से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये जो ग्रीन हमारा को ये फॉसिल फ्यूल है, इसको जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लेवल तक जाती है, जहाँ तक ग्रीन हाउस लेयर बना हुआ है गैस का, और वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है और ये मोटी मोटी परत बनाती रहती है। और इसी के कारण हमारे धरती के अंदर में गर्मी बरकरार रहती है। ऐसे आपको रात में ठंडी लगनी चाहिए लेकिन गर्मी लगती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी आई है उसके साथ जो गर्मी आई है वो पूरा दिन इस लेयर के कारण धरती के अंदर ही रहती है और फिर बाद में निकलती है। और तो यही कारण है इसका। ग्रीन हाउस या मैंने आपको बता दिया कि क्या है, लेकिन ये कैसे इफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में इन दोनों से प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये लेयर वो मोटा होते जाएगा। एक समय हो सकता है कि इतना मोटा हो जाए कि सनलाइट का जितना भी हीट है आता है दोपहर में या फिर कभी भी, वो मतलब पूरा टाइम ही रहेगा एकदम धरती के चारों तरफ, और गर्मी हर समय एक जैसा लगेगा। रात में लगेगा, दिन लगेगा, ऐसा लगेगा आपको। तो ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने आपको बताया। ग्रीन हाउस अब मोटा होगा तो धरती के अंदर गर्मी बरकरार रहेगी जो सनलाइट से आई है, मतलब जो सूरज से आई है। तो उसी के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी होगा। अब तीसरा है हमारा एसिड रेन। ये इसलिए डाला हूँ क्योंकि जब हम पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो दो तरीके के मेन गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। अब ये दोनों जो गैसेस हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं आपका एसिड रेन करवाने में। हाँ, एसिड रेन में यही दो मेन गैसेस हमसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब पहले से रहते हैं। तो ये तो वजह बन जाती है कि हाँ एसिड रेन हो, और ये प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी हार्मफुल है, ये आपको पता है। तो ऐसे बर्निंग हम पे इफेक्ट करती है। और अब मैं बताऊंगा आपको नेचुरल गैस के बारे में और पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। हाँ, तो अब पेट्रोकेमिकल पहले समझ लेते हैं। पेट्रोकेमिकल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेट्रोल या फिर कोल से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल एलपीजी हो गया, कोल टार हो गया, कोक हो गया, चोक हो गया। ये सब जो सब्सटेंस हैं ये कोल को या फिर पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत सिंपल है। अभी जो मैंने आपको कॉलम बताया था यहाँ पे, वो सब भी पेट्रोकेमिकल्स ही थे। मेरे को ये पहले बताना था लेकिन मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। लेकिन ये जो चीज़ें हमने अभी समझी थी, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब पेट्रोकेमिकल्स ही हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम या फिर कोल से ऑब्टेन हो हमें।
अब हमारा नेचुरल गैस, ये सबसे मेन है। ये जो नेचुरल गैस होता है ये ऑयल फील्ड के ऊपर पाया जाता है, मतलब जहाँ पे पेट्रोल बहुत सारा होगा ना उसी के ऊपर में ये नेचुरल गैस पाया जाता है। और ये नेचुरल गैस जो है ये लगभग कुछ भी नहीं होता है, ये बस मीथेन होता है या फिर CH3। ये मतलब ये जो नेचुरल गैस है ये पूरी तरह से मीथेन से, ये मीथेन ही होता है लगभग हमारा नेचुरल गैस। और ये जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है और बहुत ही इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही हाई है। अब ये हाईली फ्लेमेबल है, मतलब ये जल्दी कैच को फायर कर पाता है, जो कि एक गड़बड़ चीज़ है क्योंकि धरती के अंदर पाई जाती है। और इसको सेफली निकालना पड़ता है ताकि ये हवा में ना आ जाए, और गलती से भी अगर ये आग के कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत ही आग लगा सकता है। तो बहुत ही सेफ्टी से इसको अंदर से निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके। और दूसरा कि ये इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही हाई है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो बर्न होने की मतलब हीट जब उसमें से प्रोड्यूस हो रही होती है तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी वैल्यू को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत ही हाई होता है इस नेचुरल गैस का। तो और ये एक बहुत ही अल्टरनेटिव गुड चॉइस है, ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। और इस सबको ये रिप्लेस करने वाली कर सकती है और कर भी रही है। मतलब ये इस कोल ये जो फॉसिल्स फ्यूल है इनके जगह पे आजकल नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस है ये पहली बात कि ये ज़्यादा पॉल्यूशन करती नहीं है इन सब की तरह, मतलब बहुत कम पॉल्यूशन करती है ये। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमें आजकल ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है। और ये जो नेचुरल गैस है इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं CNG, जो कि है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो नेचुरल गैस होता है दो तरीके के होते हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया और दूसरा होता है LNG, जो कि सबको आपको नहीं बताता है। और ये दूसरा होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब फिलहाल तो इसका नाम ही जानने की ज़रूरत है। और ये पहला नाम था, मतलब ये पहला अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी था इस सब के लिए। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम समझेंगे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और लास्ट में है हमारा टाइडल एनर्जी। हाँ तो ये यहाँ से तो ये सब जो नाम है ये सब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं फॉसिल फ्यूल्स के। मतलब ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते हैं फॉसिल फ्यूल के जैसे, लेकिन ये मतलब रिप्लेस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को। आज भी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर में कोल का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन या फिर तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो है ये कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं और इन्हीं के जैसा काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आजकल ये सब इनके जगह पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और हो सके कि ये सब हट के बस यही सब चीज़ें हों जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सबसे पहले आ जाता है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी डैम्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। होता क्या है कि जब डैम के एक जगह पानी भर जाता है तो वो छोड़ देता है तो वो पानी को छोड़ देता है दूसरी तरफ, और जब दूसरी तरफ छोड़ देता है तो क्या होता है कि टरबाइंस लगे हुए रहते हैं टैंक्स पे, और जब छोड़ते हैं तो विंड तो जो पानी है वो जब गिर रहा है उसके कारण जो भी प्रेशर पड़ रहा है टरबाइन पे वो हिलने लगता है, और उसी हिलने के कारण टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और फिर वो घर घर पे जाके इस्तेमाल में आता है, यूज़ में आता है। अब है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो मतलब हो गया सूरज के द्वारा जो लाइट आ रहा है उससे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। होता क्या है
कि सोलर प्लेट्स होते हैं और यही सोलर प्लेट्स के ऊपर एक सिलिकॉन शीट लगा हुआ रहता है, सिलिकॉन का शीट्स, जो कि हीट उस सनलाइट को अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और अब है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी जैसा ही है। हाइड्रो एनर्जी में क्या होता था कि डैम्स के जो पानी है वो मदद करते थे टरबाइंस को घूमने में। अब विंड एनर्जी में क्या है कि विंड टरबाइंस जो है वो एयर के प्रेशर से, मतलब एयर जो फोर्स से आगे बढ़ रहा है उस फोर्स से ये टरबाइंस अपने आप चलेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और जहाँ पे बहुत सारा विंड टरबाइन होता है उस जगह को कहते हैं विंड फार्म, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। अब है हमारा बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो पाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत सारे डेड मैटर होते हैं उनको यूज़ करने से, अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस से क्या होता है कि गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और फिर वही गैसेस यूज़ में आते हैं बायोगैस प्लांट में, और ऐसे ही बायोगैस प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जो लास्ट में बचता है उसको कहते हैं मैन्योर। अब है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें, तो इसको जब दो हिस्सों में बांटेंगे ना, कैसे भी बांटेंगे, मतलब एकदम बराबर बांटने की जरूरत नहीं है, कैसे ही बांटते हैं, मतलब ये जब कोई एटम जब टूटता है ना तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि क्या बोलूँ, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इतनी नहीं करता है कि पूरा घर ही चलने लगे, लेकिन इतनी करता है कि बल्ब आराम से चल सके। तो एक छोटा सा कण भी अगर इतना कर सकता है तो हमारे पास तो एटम की भंडार है, मतलब पूरा धरती एटम है, हम सब एटम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। अब है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी जो है ये धरती से रिलेटेड है। जैसे जियोग्राफी है वैसे जियोथर्मल भी है। होता क्या है, धरती के अंदर में, अंडरग्राउंड में जो भी वाटर है वो वाटर गर्म होता है धरती के टेम्परेचर के कारण, और फिर उसी को पाइप के थ्रू ऊपर लिया जाता है और फिर टरबाइंस चलने लगते हैं उस गर्म पानी के स्ट्रीम से, उसमें जो वाटर वेपर निकल रहे हैं उसके कारण से टरबाइंस चलने लगते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फिर पाइप के थ्रू से कूलिंग पॉइंट में मिल जाता है, कूलिंग पॉइंट से वो कूल होके पानी ठंडा हो जाता है और फिर वापस वो धरती में आ जाता है। तो ऐसे जियोथर्मल एनर्जी हमारे यूज में आता है। और लास्ट में हमारा टाइडल एनर्जी, ये बहुत सिंपल है और लास्ट है। तो बात सुनिए, होता क्या है कि समुद्र में नीचे में टरबाइंस लगा दिए जाते हैं, मतलब अंडर वाटर में टरबाइंस लगा दिए जाते हैं, और पानी कम से कम एक दिशा में तो चलते ही रहता है, वेट के कारण या फिर दूसरे कारणों से चलते रहता है एक डायरेक्शन में, और फिर लहरें भी बनती रहती हैं बीच बीच में। तो वही लहरें क्या करती हैं कि टरबाइंस को घूमने पे मजबूर कर देती हैं, और जैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में होता था वैसे ही यहाँ पे होता है टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मेरा वीडियो इतना लंबा गया है, लेकिन ये इसलिए इतना लंबा गया है ताकि मेरे अंदर जो सवाल आते हैं वो आपके भी क्लियर हो जाएं, ताकि आपको वो सवाल कभी ना आए, और इसलिए मैं भी इतना वीडियो इतना लंबा जाता है। और वैसे भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्लास तो इतना लंबा जाता ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। और इन लास्ट वेरी थैंक यू टू ऑल माय डियर व्यूअर्स जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, अपना टाइम यूटिलाइज किया मेरे वीडियो को देखने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट। और होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।